तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो नॉर्वे ने जंग लड़ने से साफ मना कर दिया, लेकिन जर्मनी हथियार बनाने के लिए स्वीडन से लोहा खरीद रहा था, जिसे ट्रेन के रास्ते नॉर्वे लाया जाता था और वहां से इसे शिप के जरिए जर्मनी भेजा जाता था। लेकिन ब्रिटेन इस ट्रांसपोर्टेशन को रोकना चाहता था, क्योंकि ब्रिटेन भी स्वीडन से लोहा खरीदने लगा था। इसीलिए उन्होंने नॉर्वेजियन वाटर में माइंस बिछा दी। वहीं कुछ नॉर्वेजियन सिपाही छुट्टियों पर अपने घर वापस लौटते हैं, लेकिन तभी उन्हें बताया जाता है कि उन सभी की छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। यह सुनकर गुन्नार नाम का एक सोल्जर कैप्टन के पास आता है और कहता है कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने घर जाना चाहता हूं। फिर मेजर उसे कुछ घंटों की मोहलत दे देता है, लेकिन आज रात तक उसे वापस आना हो। अब गुनार खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपने 6 साल के बेटे ओला और अपने पिता से मिलता है। फिर वह अपनी पत्नी इंग्रे से मिलने होटल जाता है, जहां वह वेटर्स का काम करती है। साथ ही वह इंग्लिश और जर्मन भाषा की ट्रांसलेटर भी है। इस होटल में कुछ ब्रिटिश और जर्मन लोगों की मीटिंग चल रही थी, जो नॉर्वेजियंस से लोहा खरीदना चाहते थे। फिर गुनार अपनी पत्नी से मिलता है और उसे जल्दी घर वापस आने के लिए कहता है, जिसके बाद गुनार अपने परिवार और पत्नी के साथ समय बिताकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जर्मन से यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने नॉर्वेजियन जहाजों पर हमला करके उन्हें डुबो दिया है। फिर एक जर्मन ऑफिसर सामने आता है और कहता है कि पूरे नॉर्वे पर हमारा कब्जा हो चुका है। अच्छा, यही होगा कि तुम लोग सरेंडर कर दो। अब मेजर इतनी बड़ी सेना का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए वह सरेंडर कर देता है और नॉर्वेजियन सिपाही पीछे हट जाते हैं। लेकिन नया कमांडर उनसे लड़ना चाहता था, इसीलिए वह दूसरे रास्ते से सभी सोल्जर्स को टाउन से बाहर ले जाता है। वहीं जर्मन पूरे रॉयल होटल पर कब्जा कर लेते हैं और अब से यही उनका हेडक्वार्टर था। लेकिन इस होटल के अंदर 2 ब्रिटिश जासूस भी छिपे हुए थे, जिन्हें इंग्रे शहर से दूर एक पहाड़ी पर बने घर के अंदर छिपा देती है। उधर जर्मन के आने से नॉर्वे के सभी लोग दहशत में थे, इसीलिए वे शहर छोड़कर जाने लगते हैं। इंग्रज भी अपने बेटे और ससुर के साथ यहां से जाने लगती है, लेकिन जर्मन सोल्जर्स किसी को भी शहर छोड़ने की इजाजत नहीं देते और उन्हें पोर्ट से वापस भेज दिया जाता है। वहीं कैप्टन अपने सभी सिपाहियों को लेकर ब्रिज के नजदीक पहुंचता है। फिर कैप्टन कहता है कि सबसे पहले हम इस पुल को उड़ाएंगे ताकि लोहा जर्मनी तक ना पहुंच सके। दरअसल ये वही पुल है जहां से ट्रेन लोहा लेकर गुजरती है, लेकिन मैप में डायनामाइट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिसके बाद गुनार अपने पिता से बात करता है, जो एक एक्स आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं। वे उसे डायनामाइट के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही यह भी बताते हैं कि इंग्रे और तुम्हारा बेटा ट्रेन से तुम्हारी ही तरफ आ रहे हैं। फिर गुनार अपने ऑफिसर से कहता है कि पहले हमें ट्रेन को गुजर जाने देना चाहिए, लेकिन कैप्टन कहता है कि उसके अंदर जर्मन भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें इस पुल को उड़ाना ही होगा। जिसके बाद वो लोग डायनामाइट लगाना शुरू कर देते हैं। तभी सुरंग के अंदर हलचल होती है और सभी सिपाही अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। फिर कुछ सिविलियंस सुरंग से बाहर आते हैं। इनमें गुनार की पत्नी और बेटा भी शामिल था। इंग्रज बताती है कि जर्मन ने ट्रेन को रुकवा दिया है, जिसके बाद मेजर सभी को सुरंग के रास्ते स्वीडन जाने के लिए कहता है। गुनार कहता है कि मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा, लेकिन उसका बेटा अपने पिता के साथ जाने की जिद करता है और सुरंग में गुनार के आने का वेट करने लगता है। उधर गुनार डायनामाइट लगाने के लिए पुल पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी यहां जर्मन सैनिक आकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इसी बीच दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। हालांकि गुनागुर उस ब्रिज को उड़ा देता है, लेकिन तब तक उसके सभी साथी यहां से जा चुके थे। जिसके बाद जर्मन गुनार समेत 3 सिपाहियों को पकड़कर बंधी बना लेते हैं। उधर इंग्रे और उसका बेटा भी पकड़े जाते हैं और उन्हें फिर से शहर वापस लाया जाता है। जिसके बाद इंग्रे ट्रांसलेशन में बसों की मदद करती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड को जर्मन सिपाहियों ने पकड़ लिया है, मुझे डर है कि वो लोग उन्हें मार देंगे। बसो कहता है कि मैं जर्नल से इसके बारे में बात करूंगा। जिसके बाद इंग्रे अपने घर आ जाती है। तभी उसकी दोस्त आकर बताती है कि वह दोनों ब्रिटिश जासूस तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर वह उनसे मिलने पहाड़ी पर जाती है। ये लोग जानते थे कि इंग्रज जर्मन के लिए ट्रांसलेटर का काम करती है, इसीलिए वे नाजिर के मिलिट्री प्लान्स को चुराकर उन तक पहुंचाने के लिए कहते हैं, ताकि यह लोग पता कर सकें कि उन्होंने हथियारों को कहां तैनात किया है। हालांकि इंग्रे इस काम के लिए साफ मना कर देती है, लेकिन यह लोग उसे फोर्सफुली ऐसा करने के लिए मना लेते हैं। इसी दौरान ब्रिटिश नेवी हार्बर पहुंचकर जर्मन जहाजों पर हमला कर देती है, जिससे डरकर इंग्रज और उसका परिवार बंकर में छिप जाता है।
लेकिन अभी तक कोई भी इंग्लिश सोल्जर जमीन पर लड़ने नहीं आया था। अब जब हमला रुक जाता है तो सभी लोग बाहर आते हैं। फिर इंग्रे होटल जाकर घायल जर्मन सिपाहियों की मदद करती है, जिसके बाद वह चुपके से वर्सो के रूम में जाती है और उस मैप की कॉपी बनाकर उन अंग्रेजों को दे देती है, जिसे मोर्स कोड के जरिए तुरंत ब्रिटिश वरशिप पर भेज दिया जाता है। अब जब वह अपने घर लौटती है तभी ब्रिटिश फौज टाउन पर बमबार्डियन के ससुर की मौत हो जाती है और उसका बेटा जख्मी हो जाता है। अब कहानी में 4 हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है, जहां जर्मन ने नॉर्विक टाउन के चारों तरफ एक आयरन रिंग बना ली है। वहां हम गुनार और उसके साथियों को देखते हैं, जिनसे जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। तभी गुनार का एक साथी बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। फिर किसी तरह यह लोग उसे उठाकर रिंग तक लाते हैं। इसी दौरान फ्रेंच सेना जर्मन पर हमला कर देती है। मौका पाकर नॉर्वेजियंस भी उनके साथ लड़ते हैं। इस लड़ाई में बहुत सारे जर्मन सिपाही मारे जाते हैं और जो नॉर्वेजियंस उनकी कैद में थे उन्हें छुड़ा लिया जाता है। तभी गुनार को पता चलता है कि एक हादसे में उसके पिता की मौत हो चुकी है। वह इस बात से बुरी तरह टूट जाता है और कैप्टन से नॉर्विक जाने की परमिशन मांगता है। कैप्टन उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि पहले हमें इन जर्मन को यहां से भगाना होगा, उसके बाद हम सभी शान से अपने अपने घर जाएंगे। अब 1 हफ्ते बाद हम नर्विक में फंसे हुए लोगों को देखते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए बंकर्स के अंदर छिपे हुए थे। दरअसल यह लोग जर्मन और ब्रिटिश सोल्जर्स के बीच फंस चुके थे, जो ना तो शहर छोड़कर जा सकते थे और ना ही इन्हें चैन से जीने दिया जा रहा था। तभी इंग्रज की दोस्त आकर बताती है कि बोर्सो तुम्हें ट्रांसलेशन के लिए ढूंढ रहा है। उन्हें पता चल गया है कि किसी ने यहाँ ब्रिटिश जासूसों को छिपा कर रखा है, इसीलिए वह लोग घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। वर्सो शहर के मेयर से भी पूछताछ करता है, लेकिन उसे ब्रिटिशर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब एक रात इंग्रे के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। अपने बेटे को ऐसी हालत में देखकर इंग्रज काफी डर जाती है। फिर वह ओला को लेकर बंकर से बाहर आती है और होटल पहुंचकर वर्सो से मदद की गुहार लगाती है। वर्सो कहता है कि बाहर चल रही जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही जख्मी हो चुके हैं, जिनका इलाज करना डॉक्टर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब इंग्रे के काफी रिक्वेस्ट करने पर भी बोर्सो उसकी मदद नहीं करता, तो इंग्रे बता देती है कि वह दोनों अंग्रेज कहाँ छिपे हुए हैं। जिसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम ओला का इलाज करती है। उन्हें ओला की बॉडी में लोहे का एक टुकड़ा मिलता है, जिसकी वजह से वह इफेक्टेड हो चुका था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब उसकी जान बच गई है। तभी इंग्रे की दोस्त आकर बताती है कि इंग्लिश जासूस पकड़े गए हैं। इंग्रज बता देती है कि यह मैंने किया है, क्योंकि अपने बेटे को बचाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब 1 हफ्ते बाद नॉर्वेजियंस और फ्रेंच सिपाही मिलकर फिर से जर्मन फौज पर हमला करते हैं। दरअसल नर्विक की यह आखिरी पहाड़ी थी जिस पर जर्मन का कब्जा था, लेकिन पहाड़ियों में छिपे हुए जर्मन सिपाही उन्हें पीछे खदेड़ देते हैं। वह लोग मशीन गन्स और तोपों से इन पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से सभी सैनिकों को पीछे हटना पड़ता है। तभी गुनार और बाकी 2 सोल्जर्स दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं। फिर यह लोग 2 सिपाहियों को मारकर तक पहुंचते हैं, जिसके अंदर जर्मन ने तोप को छिपा रखा है, लेकिन तोप तक पहुंचने के लिए उन्हें काफी जर्मन को मारना पड़ता है। जिसके बाद गुनार उस तोप को भी उड़ा देता है, जो जर्मन की सबसे बड़ी ताकत बनी हुई थी। जिसके बाद वह अपने साथियों को ऊपर आने का इशारा करता है, जिसका मतलब था कि नॉर्वे की सभी पहाड़ियों पर उनका कब्जा हो चुका है और जर्मन सिपाही मारे जा चुके हैं, यानी कि नॉर्विक फिर से आजाद हो गया है। अब हम देखते हैं कि सभी जर्मन ऑफिसर्स अपना बोरिया बिस्तर बांधकर नॉर्विक से जा रहे हैं। तभी वर्सो बताता है कि इस हार के बाद हिटलर चुप नहीं बैठेगा, जल्दी ही नॉर्विक पर हवाई हमले होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाने वाले हैं। इसीलिए वह इंग्रज को अपने साथ बर्लिन चलने के लिए कहता है, क्योंकि अब वर्सो उसे पसंद करने लगा। तभी वह उसे एक लिस्ट दिखाता है जिसमें इंग्रज के हस्बैंड का नाम कटा हुआ था, जिसका मतलब था कि जंग में गुनार मारा जा चुका है। लेकिन इंगेट वर्सो के साथ जाने से मना कर देती है। फिर पॉली इंग्रज को कुछ पैसे देकर शहर से जाने के लिए कहती, क्योंकि लोगों को पता चल गया था कि उसने इंग्लिश जासूसों को पकड़वाने में जर्मन की मदद की है। इसीलिए लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं हम नॉर्वेजियन सैनिकों को पहाड़ी पर जश्न मनाते देखते हैं, जो अपने शहर को आजाद देखकर बहुत खुश थे। फिर 28 मई 1940 को सभी सिपाही नॉर्विक वापस लौट आते हैं, जहां पूरा शहर उनका धूमधाम से स्वागत करता है। सभी सैनिकों के परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं।
लेकिन गुनार को उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आती। जब वह अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका पूरा घर ध्वस्त हो चुका है। फिर वह अंदर जाता है और देखता है कि इंग्रज और उसका बेटा यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन गुनार को जिंदा देखकर इंग्रे बहुत खुश होती है। उसे लगा था कि गुनार जंग में मारा जा चुका है। फिर वह उसे बताती है कि इस लड़ाई में तुम्हारे पिता की मौत हो चुकी है और हमें यह शहर छोड़कर जाना होगा। इंग्रे बताती है कि ओला बीमार हो गया था और उसे बचाने के लिए मैंने उन अंग्रेजों की खबर दी थी, इसीलिए यहाँ के लोग मुझसे नफरत करने लगे। यह सुनकर गुनार को काफी बुरा लगता है और वह इंग्रज से कहता है कि तुमने हमसे गद्दारी की है। आज मैं जिंदा हूं तो उनकी वजह से। इंग्रज उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि मैंने ऐसा ओला को बचाने के लिए किया था। तभी अचानक जर्मन प्लेन्स नॉर्वे पर एयर स्ट्राइक कर देते हैं और एक बार फिर पूरा शहर जलने लगता है। गुनार बाहर जाकर देखता है कि उसका एक साथी इस हमले में मारा जा चुका है। फिर कैप्टन कहता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमें जर्मन के खिलाफ फिर से लड़ना होगा। उधर सभी लोग डर कर शहर छोड़कर जाने लगते हैं। इंग्रज भी अपने बेटे के साथ यहाँ से जाने लगती है। तभी एक शख्स उसे धक्का मारकर नीचे गिरा देता है और उसका सारा सामान बिखर जाता है। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। उनकी नजरों में इंग्रे एक देशद्रोही थी। तभी पीछे से गुनार आकर अपने बेटे को गले से लगा लेता है। उसने फैसला दिया है कि वह जंग ना लड़कर अपने परिवार के साथ रहेगा। उसकी पत्नी भी उसका साथ पाकर काफी खुश होती है, जिसके बाद सभी लोग बोट में बैठकर नरविक शहर से चले जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं जलते हुए घर और कुछ धुंधली यादें। फिर मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि जर्मन बॉम्बर्स ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, लेकिन वहां के लोकल सिविलियंस फिशिंग बोट के जरिए शहर छोड़ने में कामयाब रहे। वहीं 8 मई 1940 में नॉर्वेजियन सेना को अपने हथियार डालने पड़े। हालांकि नरविक की यह जंग नॉर्वेजियन की धरती पर सबसे बड़ी लड़ाई थी और इसी के साथ सच्ची कहानी पर बनी यह फिल्म एंड होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी नरविक मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।